आप सभी को नमस्कार। क्लॉकमी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जलवायु किसे कहते हैं। जलवायु होती है जो किसी भूभाग पर जो लंबी समयावधि के दौरान जो विभिन्न समयों में विविध प्रकार की दशाएं पाई जाती है, वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती है, जैसे तापमान हो गया, वायुदाब हो गया, आर्द्रता हो गई, वर्षा हो गई। तो इनका जो अवस्था होती है, औसत अवस्था है, उसको उस भाग की जलवायु कहा जाता है। यानी कि जो दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं हैं, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं पाई जाती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। जबकि वो जब मौसम होता है, तो मौसम क्या होता है, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, जिसको हम मौसम कहते हैं। विश्व में जलवायु की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? अरबी यात्री हिप्पोटस ने। हिप्पोटस ने की थी विश्व में जलवायु की व्याख्या सबसे पहले। जबकि भारत में सबसे पहले किसने की थी? वो भी अरबी यात्री थे, लेकिन कौन थे? अल मसूदी। अब मानसून को देखेंगे हम। मानसून शब्द जिसकी उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई, अरबी भाषा के मौसम से, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है राजस्थान में। अब हम ये तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आएगी अक्षांशीय स्थिति। अब अक्षांशीय स्थिति में हमने देखा था कि राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। तो उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, जिसमें दक्षिणी भाग है जो कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कर्क रेखा कहलाती है, वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है। अतः राज्य का जो अधिकांश भाग है, जो उपोष्ण कटिबंध में आने के कारण यहाँ पर तापांतर अधिक पाया जाता है। अगला है अरावली की स्थिति। अब अरावली की स्थिति देखेंगे हम। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति हमने भूभागों में भी पढ़ी थी कि अरावली पर्वत श्रेणी है जो जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। अब अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी भाग से उत्तरी पूर्वी भाग तक यह विस्तृत है, जिसमें जब मानसून आता है तो उसमें अरब सागर से आने वाला मानसून है, जो अरावली के पश्चिमी भाग के समानांतर गुजर जाता है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं होती और यह भाग सूखा रह जाता है। और जबकि बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून है, जो राजस्थान के पूर्वी भागों में, दक्षिणी पूर्वी भागों में वर्षा कर देता है। यानी कि अरावली के पूर्वी भाग में तो वर्षा कर देता है, लेकिन पश्चिमी भाग में यह वर्षा नहीं करता है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण करता है। जो जो अरावली का पश्चिमी भाग है, वो एकदम सूखा रह जाता है। इस तरह से यह जलवायु को प्रभावित करता है। आगे हम देखेंगे थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कैसे प्रभावित करता है? थार का मरुस्थल है जो निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है। निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण करता है, तो यह उच्च वायुदाब से आने वाली जो मानसून है उसको आकर्षित करता है। आगे हम देखेंगे महाद्वीपीयता, यानी कि समुद्र तट से दूरी। अब राजस्थान की स्थिति का है, राजस्थान समुद्र तट से काफ़ी दूर पाया जाता है, जिसके कारण समुद्र की जो समकारी जलवायु है, समकारी प्रभाव है, वो राजस्थान पे नहीं पड़ता है, जिसके कारण राजस्थान में सर्दियों में तो अधिक सर्दी पड़ती है, गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, जो महाद्वीपीयता के लक्षण हैं। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई में हम देखेंगे कि राजस्थान के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। जो दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग है, अरावली श्रेणी का भाग है, जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मियों में काफ़ी कम टेम्परेचर पाया जाता है और सर्दियों में यह जमाव बिंदु से नीचे चला जाता है। जबकि वो मैदानी भाग है, उसके और इस भाग के काफ़ी तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है, जो जलवायु पर प्रभाव डालता है। जो समुद्र तल से ऊंचाई कम होने के कारण यहाँ तापमान में अंतर अधिक पाए जाते हैं। ये तो हो गया समुद्र तल से ऊंचाई। अब वनस्पति कैसे प्रभाव डालती है? वनस्पति में देखो कि राजस्थान में वनस्पति काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है। काफ़ी कम मात्रा में पाए जाने के कारण वहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है, और तापमान अधिक का पाए जाने के कारण उसमें आर्द्रता की कमी पाई जाती है। तो इस तरह से वनस्पति, तापमान, ये इसको प्रभावित करते हैं। इसी तरह से वर्षा भी प्रभावित करेगी। जहाँ पर वनस्पति अधिक है और वहाँ पर तो अधिक वर्षा होगी, वहाँ आर्द्र भाग पाया जाएगा। जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ पर शुष्क भाग पाया जाएगा। इस तरह से वर्षा इसको प्रभावित करती है। और यहाँ पर अनियमित वर्षा होती है, तो वो जलवायु को प्रभावित करती है।
महासागरीय धारा में आ जाएगा। महासागरीय धारा में अल नीनो आ जाएगी। अल नीनो भारत में है जो मानसून को प्रभावित करती है, तो भारत में प्रभावित करेगी तो सीधी सी बात है राजस्थान में भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आगे हम देखेंगे राजस्थान में ऋतुएं। राजस्थान में ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की अवधि कहाँ से कब तक है? मार्च से मध्य जून तक इसकी अवधि पाई जाती है, जिसमें क्या होता है कि सूर्य है जो विषुवत रेखा पर चमकता है, फिर वो धीरे धीरे मार्च में तो धीरे चमकता है विषुवत रेखा पर, फिर वो धीरे धीरे कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। फिर क्या है कि तभी से क्या होता है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है। अब ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है तो जून में क्या होता है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, जिससे तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे गर्म जिला कौन सा है? चूरू। तो सबसे गर्म जिला तो हो जाएगा चूरू, और स्थान पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? फलोदी। अब फलोदी सबसे गर्म स्थान हो जाएगा, और सबसे गर्म महीना कौन सा हो जाएगा? जून का महीना सबसे गर्म हो जाएगा। अब ये जो क्या होता है कि टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या धूल भरी आंधियाँ चलने लगती है। धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं तो जो सर्वाधिक आंधियाँ हैं जो गंगानगर जिले में चलती है। गंगानगर जिला जो शुष्क भाग में आता है, यानी कि वो हमने प्रदेशों में भौतिक विभागों में बांटा था, तो उसके अंतर्गत क्या है कि गंगानगर जिला है जो शुष्क भाग में आता है, जिसके कारण इसमें यहाँ पर काफ़ी है ना जो धूल भरी आंधियाँ चलती है। और सबसे कम मात्रा में है जो जहाँ पर सबसे कम मात्रा में धूल भरी आंधियाँ चलती है वो कहाँ पर चलती है? झालावाड़ जिले में चलती है। अब देखें कि यहाँ पर हम 2 चीज़ें फेमस है, लू और भभूलिया। लू और भभूलिया फेमस है। अब लू क्या होती है? जो गर्म हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर, जो तेज हवाएं चलती है उसको तो कहते हैं लू। और जब स्थानीय जो एक वायु का भंवर उत्पन्न हो जाता है, वायु का जो छोटा सा ऐसे भंवर सा उत्पन्न हो जाता है ना, बवंडर बोल देते हैं, जो जो छोटा रूप होता है ना, उसको हम कहते हैं स्थानीय भाषा में बबूला। अब हम देखेंगे कि न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना कौन सा है। न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना हो जाएगा अप्रैल, क्योंकि इस वक्त क्या होता है कि शीत ऋतु खत्म हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होने वाली होती है। तो मौसम बिल्कुल साफ होता है, तो वायु में जो आर्द्रता है वो नहीं पाई जाती। तो अप्रैल का महीना जो है न्यूनतम आर्द्रता वाला महीना है। आगे हम देखेंगे शीत ऋतु। अब शीत ऋतु की अवधि कब से कब तक है? मध्य नवंबर से फरवरी तक। अब शीत ऋतु में क्या होता है कि जो सूर्य है जो दक्षिणायन स्थिति में पहुंच जाता है, तो ये क्या होता है, मकर रेखा पर चमकने लगता है। अब मकर रेखा पर चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो, सर्दी पड़ने लगेगी। अब शीत ऋतु में आप देखो कि चूरू जिला यहाँ पर काफ़ी जो मरुस्थलीय भाग पाया जाता है, चूरू जिला में काफ़ी ऐसे मरु भाग पाया जाता है, जिसमें ये क्या होता है कि सर्दियों में काफ़ी ठंडा हो जाता है। सर्दियों में बहुत ठंडा पाया जाता है। चूरू जिला जो सबसे ठंडा पाया जाता है, जबकि माउंट आबू स्थान, जो स्थान बोलेंगे सबसे ठंडा स्थान हो तो माउंट आबू आ जाएगा, और सबसे ठंडा महीना हो जाएगा जनवरी। तो अब शीत ऋतु की एक विशेषता है कि शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से आने वाले जो वायु के विक्षोभ हैं, यानी कि चक्रवात आते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, वो आते हैं तो वो राजस्थान में वर्षा करते हैं शीत ऋतु में। तो उसको स्थानीय भाषा में हम क्या कहेंगे, मावठ। तो ये मावठ होती है जो रबी की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो रबी की मावठ होने की वजह से रबी की फसल काफ़ी अच्छी होती है। आगे हम देखेंगे वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में क्या होता है, इसकी अवधि होती है मध्य जून से सितंबर तक। अब मध्य जून से सितंबर तक होती है तो इसमें क्या होता है कि अप्रैल से जून का महीना होता है, तो अत्यधिक तापमान होता है, तो वायुदाब कम होने लगता है। फिर वायुदाब कम होने लगता है तो उत्तरी पश्चिमी और पश्चिमी भारत में एक न्यून दाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है। न्यून दाब का केंद्र उत्पन्न होने के कारण हिंद महासागर और जो बंगाल की खाड़ी में जो जल राशि पाई जाती है, काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, तो वो क्या होता है कि
वहाँ पर उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। उच्च वायुदाब उत्पन्न होने के कारण वहाँ से पवने, यानी कि जो पवने हैं वो चलने लगती हैं, जो आर्द्रता भरी पवने, जिसे हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो उत्पन्न होकर दो शाखा में बढ़ जाती है। एक तो अरब सागरीय शाखा हो जाती है, दूसरी हो जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो फिर ये जो है राजस्थान में वर्षा करती है। तो ये वर्षा ऋतु में इस तरह से राजस्थान में वर्षा होती है। अब सबसे खास बात यह है कि सबसे अधिक वर्षा है जो झालावाड़ जिले में होती है। और स्थान कौन सा आ जाएगा? माउंट आबू। और सबसे अधिक वर्षा अगस्त अगस्त के महीने में होती है। सबसे अधिक वर्षा जो अगस्त के महीने में होती है। वैसे तो जुलाई अगस्त को शामिल कर लिया जाए तो 90% तो वर्षा तो इन्हीं महीनों में प्राप्त हो जाती है। और जब मानसूनी, अब हम देखेंगे कि ये पूर्वइया किसे कहते हैं। तो जब बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है, तो जब उत्तर, यानी कि राज्य के जो पूर्वी भाग में जो हवाएं चलती है, दक्षिणी पूर्वी भाग में व पूर्वी भाग में जो हवाएं आती है, उसको हम स्थानीय भाषा में वहाँ मानसूनी हवा को पूर्वइया कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे मानसून की प्रक्रिया। मानसून की प्रक्रिया में देखो कई सिद्धांत है। एक तो तापीय सिद्धांत है जो डेडले स्टम्प ने दिया। दूसरा है कि विस्तृत पछुआ प्रवाह जो फ्लोन ने दिया। तीसरा दिया जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम सिद्धांत किसने दिया था? यीस्ट ने दिया था। और इसके जो सराहनीय कार्य है, यानी कि भारत में जो कार्य किया वो किसने किया था? कोटेश्वरम ने जेट स्ट्रीम पर कार्य किया था। अब जेट ये हो गए। मानसून की प्रक्रिया में मानसून शब्द देखेंगे। मानसून शब्द क्या है? मानसून क्या है? मानसून एक है सामयिक पवन जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। कैसे परिवर्तित होती रहती है? सामयिक पवन तो हैं जो परिवर्तित होती रहती है। अब पवनें भी कई तरह की होती है, स्थानीय पवनें हो जाती हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि मानसून का आगमन कैसे होता है। तो हम ये देखिए, ये भारत का दक्षिणी भाग है। दक्षिणी भाग का हमने मैप बनाया है जिसमें ये कर्क रेखा है। और जब जून के महीने में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, लंबवत चमकता है तो क्या होता है? यहाँ पर तापमान अधिक हो जाता है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि न्यून वायुदाब का केंद्र का निर्माण होता है। न्यून वायुदाब केंद्र का निर्माण होने से यहाँ पर उच्च वायुदाब का निर्माण हो जाता है सागरीय भागों में। सागरीय भागों में उच्च वायुदाब का निर्माण होने से यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति होती है जो यहाँ पर वर्षा करती है। इस तरह से मानसून की उत्पत्ति होती है। अब हम देखेंगे कि भूमध्य, जब सूर्य, हम इनकी उत्पत्ति यहाँ पर कैसे होती है। ये भूमध्य रेखा है। अब ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो ये चल रही है व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें चल रही हैं जब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा के उत्तर में आती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आती है, तो फेरल के नियम के अनुसार या फिर कोरियोलिस बल के कारण इनकी दिशाएं क्या हो जाती है? उत्तर की ओर बदल जाती हैं। उत्तर की ओर ये मुड़ जाती है, यानी अपने ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है तो इनकी दिशा क्या हो जाती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इनकी दिशाएं बदल जाती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं उनका रूप ले लेती हैं। आगे हम देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी दो शाखाएं हैं। एक तो हो जाएगी अरब सागरीय शाखा। अरब सागरीय शाखा हैं जो राजस्थान के, एक तो अरब सागरीय शाखा की जो वो भी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जो भारत के पश्चिमी भाग में वर्षा करती है। दूसरी शाखा है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा करती है। और तीसरी शाखा है जो अरावली के समानांतर गुजर जाती है। तो इसमें हम देखेंगे कि मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा गया है। तो मानसून का प्रवेश द्वार है जो बांसवाड़ा में सबसे पहले कहाँ जाता है? बांसवाड़ा में ये है मानसून का प्रवेश द्वार, यानी यहाँ पर मानसून सबसे पहले पहुँचता है। तो प्रवेश द्वार क्या हो जाता है? बांसवाड़ा। और इस अरब सागरीय शाखा से 10% वर्षा होती है। 10% वर्षा होती है तो ये कहाँ कहाँ वर्षा करती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही।
डूंगरपुर, यहाँ पर यह वर्षा करती है। और सबसे अधिक ठहराव इसका कहाँ होता है? सिरोही माउंट आबू में, क्योंकि ये सबसे उच्च स्थान है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है ये अरब सागरीय मानसून, सबसे ज़्यादा सिरोही में सक्रिय होता है। दूसरी शाखा हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी की शाखा है जो भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा करते हुए छोटा नागपुर होते हुए यह जो है राजस्थान के पूर्वी भाग में पहुंचती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पहुंचती है और दक्षिणी पूर्वी भाग में जो हाड़ौती प्रदेश है, जिसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी ये आ जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ये वर्षा करती है। जिसमें सबसे अधिक वर्षा, इससे सबसे अधिक वर्षा कौन से ज़िले में होती है? झालावाड़ ज़िले में सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे आर्द्र ज़िला भी झालावाड़ ज़िला ही है। और जबकि बंगाल की खाड़ी से अरावली के जो पश्चिमी भाग है उसमें कोई वर्षा नहीं होती है और वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। अब हम आगे देखेंगे जलवायु का वर्गीकरण। अब जलवायु का वर्गीकरण है, इसमें भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय मौसम विभाग है उसने इसको 5 भागों में बांटा है। अब उसने आधार क्या क्या लिया है? इसने आधार लिया है वर्षा, तापमान और आर्द्रता को आधार मानते हुए इसको 5 भागों में विभाजित किया है। जबकि कोपेनहेगन ने वनस्पति को आधार मानते हुए इसको 4 भागों में विभाजित किया है। और थानवेट ने इसको वनस्पति, वर्षा और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर 4 भागों में बांटा है। जबकि ट्रिवार्था ने वनस्पति को आधार मानकर इसको 4 भागों में विभाजित किया है। अब सबसे पहले हम भारतीय मौसम विभाग के आधार पर जलवायु प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। अब इन्होंने जो बांटा है जो जलवायु प्रदेश है उसमें सबसे पहला है शुष्क मरु प्रदेश यानी शुष्क जलवायु प्रदेश है, जिसमें दक्षिणी गंगानगर, पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इन जिलों में यह विस्तृत है और इसका प्रतिनिधित्व करता है जैसलमेर जिला। यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच में। अब इसकी विशेषता हम देखेंगे कि यहाँ की मृदा है एरिडोसोल। क्या है? एरिडोसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो बलुई मिट्टी होती है, बलुई रेतीली मिट्टी सी होती है, उसे एरिडोसोल कहा गया है। वनस्पति यहाँ पर मरुद्भिद प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे जीरोफाइट्स भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में इसका तापमान होता है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में। शीत ऋतु में होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि दैनिक और वार्षिक तापांतर है जो सबसे अधिक पाया जाता है इस जलवायु प्रदेश में। आगे देखेंगे अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। अब अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालौर जिले आते हैं। यहाँ पर वर्षा होती है 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच में। वनस्पति पाई जाती है स्टेपी प्रकार की वनस्पति और मृदा पाई जाती है एंटीसोल, जो रेतीली बलुई मिट्टी होती है। आगे हम देखेंगे उप आर्द्र प्रदेश। उप आर्द्र प्रदेश में जयपुर, अलवर, दौसा, करौली, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक ये जिले आते हैं उप आर्द्र प्रदेश में, जिसका प्रतिनिधित्व करता है जयपुर। ये मैदानी भाग होता है। अब वनस्पति यहाँ पर कैसी पाई जाती है? मिश्रित पतझड़ प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगली विशेषता हम देखेंगे कि यहाँ पर मृदा कैसी पाई जाती है? एल्फिसोल प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। तापमान इसमें पाया जाता है 30 से 36 डिग्री सेल्सियस जो ग्रीष्म ऋतु में, और शीत ऋतु में पाया जाता है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस। और वर्षा होती है यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से जिले आ जाएंगे? भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। और प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? सवाई माधोपुर। वनस्पति कैसी पाई जाती है? पतझड़ प्रकार की, जिसमें साल, खेर, तेंदु इस तरह के जो वनस्पतियां पाई जाती हैं। तापमान पाया जाता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में और वर्षा होती है 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच में।
आगे हम देखेंगे अति आर्द्र प्रदेश। अति आर्द्र प्रदेश में आ जाएंगे बारां, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, दक्षिणी उदयपुर और कुछ सिरोही के क्षेत्र। वनस्पति पाई जाती है मानसूनी सवाना प्रकार की, मानसूनी सवाना पतझड़ वनस्पति, जिसमें बेंत, बांस, रोजवुड इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। और वर्षा होती है यहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर के बीच में। धन्यवाद।